नमस्ते दोस्तों। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं यूपी बोर्ड क्लास 10 के साइंस का पेपर, जिसमें से हम लोग अभी फिजिक्स वाले पार्ट को अटेम्प्ट कर रहे हैं, फिजिक्स वाला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। तो 2023 का सेट दूसरा सॉल्व करेंगे। सेट 1 हो चुका है। तो इसमें से पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का वास्तविक एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उसे अवतल दर्पण की किस स्थिति में रखना होगा। तो वास्तविक और बड़ा प्रतिबिंब, तो ध्यान से देखो, अवतल दर्पण में 6 केस पढ़ा होगा हमने। 6 केस, अगर वो 6 केस आपको याद है तो इस क्वेश्चन का आंसर देने में कोई गलती नहीं हो सकती है। यहाँ पे ध्रुव होता है, पी से रिप्रेजेंट करते हैं, फिर फोकस होता है और फिर उसके बाद वक्रता केंद्र होता है। तो जब हम वस्तु को अनंत पे रखते हैं तो प्रतिबिंब बहुत छोटा सा बिंदु के आकार का फोकस पर बनता है। फिर जैसे जैसे पास लेते जाते हैं वैसे वैसे प्रतिबिंब इधर बढ़ता जाता है। तो जब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, लेकिन वस्तु से छोटा बनेगा। जैसे ही हम वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो बिल्कुल वस्तु के बराबर बनेगा। अब वक्रता केंद्र से आगे ले जाएंगे तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र के पीछे और वस्तु से बड़ा बनता जाएगा। वक्रता केंद्र पर बराबर बनता है, वस्तु के बराबर, और उसके पीछे जब रखते हैं तो वस्तु से छोटा बनता है, वास्तविक बनता है। लेकिन जैसे ही वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हम कहीं भी रखेंगे तो वस्तु से बड़ा बनेगा और उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा। बड़ा तो यहाँ भी बनता है फोकस और ध्रुव के बीच में, लेकिन यहाँ का प्रतिबिंब जो होता है वो आभासी बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। तो इसलिए कहाँ पे रखेंगे, हमें कैसा चाहिए? पहली बात तो बड़ा चाहिए और वास्तविक चाहिए। बड़ा देखो, यहां से जब तुम शुरू करोगे वक्रता केंद्र पर तो बराबर बन गया, उसके बाद आगे कहीं भी रखोगे प्रतिबिंब बड़ा ही बनेगा, लेकिन वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में वो वास्तविक बनेगा। अगर फोकस और पोल के ध्रुव के बीच में रख दोगे तो कैसा बनेगा? बड़ा तो बनेगा लेकिन वो आभासी बनेगा। हमारे क्वेश्चन में क्या बना? बड़ा प्रतिबिंब और वास्तविक दोनों चाहिए, तो इसलिए कहां पर? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखेंगे वस्तु को। वक्रता केंद्र व फोकस के बीच में, ये हमारे ऑब्जेक्ट की पोजीशन होगी। ऑप्शन देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से। वक्रता केंद्र सी और फोकस बिंदु एफ के बीच में, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। वक्रता केंद्र सी और फोकस के बीच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी भी लेंस की क्षमता की इकाई होती है। तो लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस, हम दो यूनिट हम लोग पढ़ते हैं। एक तो डायोप्टर जो कि ज्यादातर यूज होता है, डायोप्टर, और एक होता है प्रति मीटर। दो यूनिट आपको याद करना है, दो इकाई याद रखनी है। अगर डायोप्टर मिल रहा है तो डायोप्टर आप ऑप्शन में लगाएंगे, डायोप्टर नहीं मिल रहा है तो प्रति मीटर 100% मिलेगा। कौन सा ऑप्शन इसमें से है देख लीजिए, मीटर, प्रति मीटर, मीटर प्रति सेकंड, इनमें से कोई नहीं, तो प्रति मीटर वाला सही हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा है इसमें? ऑप्शन बी, प्रति मीटर, ये सही हो जाएगा। बाकी नहीं तो डायोप्टर ज्यादातर यूज हम न्यूमेरिकल में, जब न्यूमेरिकल लगाते हैं, सवाल लगाते हैं, तो उनमें से डायोप्टर ही दिया रहता है। लेकिन ऑप्शन देखा है मैंने कई बार, ये क्वेश्चन आ चुका है और उसमें डायोप्टर नहीं रखता, क्योंकि बच्चे जो हैं डायोप्टर रटे हुए रहते हैं और लास्ट में एक ऑप्शन दे देता है इनमें से कोई नहीं, तो वो ज्यादातर लोग वही लगा देते हैं इनमें से कोई नहीं, और क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ये वाली भी इकाई, इसको यूनिट याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक श्वेत प्रकाश किरण जब किसी कांच के त्रिकोणीय प्रिज्म से गुजरती है तब उसके रंगों में अलग अलग विक्षेपण होता है। सबसे अधिक विचलन किस रंग के लिए होता है? तो ये तो आप तुरंत बता सकते हैं, कितनी बार ये क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग। 7 कलर में होता है। 7 कलर में सबसे ऊपर लाल होता है, रेड, और नीचे वायलेट, बैगनी। तो सबसे अधिक विक्षेपण बैगनी का होता है। अगर सबसे कम विक्षेपण पूछे तो लाल का होता है। तो इसमें सबसे क्या पूछ रहा है? सबसे अधिक विचलन। सबसे अधिक विचलन किसका होगा? बैगनी का। बैगनी तुम्हारा सही ऑप्शन हो जाएगा। अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है उसमें। क्वेश्चन नंबर 3, 3 का डी, बैगनी, डी पार्ट। अभी वाला क्वेश्चन जो है, इस पे देखोगे जब, अगर आंसर पेपर में, तो स्टार लगा हुआ है। स्टार लगने का मतलब क्या है? ये सिलेबस में, अब वाले सिलेबस में नहीं है, 2023 में था। तो सूर्य स्वैताभ प्रतीत होता है। इस पे दो तरह के क्वेश्चन मिलते हैं, एक तो स्वैताभ और एक मिलता है रक्ताभ। बिल्कुल व्हाइटिश और रेडिश, एकदम बिल्कुल रेड कलर का। तो श्वेताभ मतलब सफेद और रक्ताभ मतलब लाल। अगर रक्ताभ पूछेगा तो एक तो सुबह के समय बिल्कुल, और शाम के समय, मतलब सूर्य उगते समय और डूबते समय लाल प्रतीत होता है। और श्वेताभ सबसे ज्यादा सफेद कब प्रतीत होता है? तो वो होता है दोपहर में। बिल्कुल दोपहर में जो है वो सबसे श्वेताभ मतलब सफेद प्रतीत होता है। तो इसमें से ऑप्शन कौन सा दिया है? सूर्योदय के काफी पूर्व, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय, एक ऑप्शन है। देखो ये रक्ताभ वाला सूर्योदय
सूर्योदय मतलब जब सूर्य निकलता है और सूर्यास्त मतलब जब सूर्य डूबता है। वो वाला ऑप्शन भी दिया है, लेकिन क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे, श्वेताब और रक्ताब में अंतर होता है। रक्ताब मतलब लाल और श्वेताब मतलब सफेद। तो दोपहर के समय एक है और एक सूर्यास्त के काफी बाद। सूर्यास्त के काफी बाद का क्या मतलब है? तो कौन सा हो जाएगा दोपहर? ऑप्शन कौन सा है? सी, दोपहर के समय, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, 4 क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। एक लाइट इधर की खराब हो गई है, तो थोड़ा सा आप ब्राइटनेस बढ़ा लीजिए, बाकी दिखाई देगा, दिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब देखते हैं, इसको ठीक कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी विद्युत चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस बात पर निर्भर नहीं करता है? तो ऑप्शन उसमें से दिए गए हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 5 किस बात पर निर्भर नहीं करता? तो पहला है चालक की लंबाई, लिख दे रहा हूं मैं ऑप्शन। चालक की लंबाई। दूसरा है चालक के पदार्थ का घनत्व। चालक के पदार्थ का घनत्व। और तीसरा है चालक का अनुप्रस्थ काट। चालक का अनुप्रस्थ काट। चौथा है चालक का आकार। बी पार्ट है चालक का आकार। एक मिनट, बाद में ही सही हो पाएगा। ये देखते हैं, ये क्वेश्चन करते हैं। ए पार्ट इसमें दिया है चालक की लंबाई पर, बी पार्ट दिया है चालक के पदार्थ का घनत्व पर, सी दिया है चालक का अनुप्रस्थ काट। तो आपने फार्मूला पढ़ा होगा, आर इक्वल टू रो एल बाई ए। एल क्या है? लंबाई है, ए है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, रो है विशिष्ट प्रतिरोध, और ये पदार्थ पर निर्भर करता है। अगर अलग अलग पदार्थ हैं, अलग अलग पदार्थ होने का मतलब उनका घनत्व तो बदल जाएगा। तो इन तीनों पर तो निर्भर करता है। चालक की लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, घनत्व बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, और चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध घटेगा। इस तरीके से इन तीनों पर निर्भर करता है, चालक का आकार पर निर्भर नहीं करता। आकार से मतलब क्या है? आप लंबाई चौड़ाई पे मत जाइएगा, कि अगर जैसे हमने अलग अलग आकार में बदल दिया, एक हमने तांबे का तार ले लिया, तांबे का पदार्थ ले लिया, तो उसको अलग अलग शेप दे रहे हैं, तो उसका प्रतिरोध नहीं बढ़ेगा, क्योंकि है तो तांबा ही। ओवरऑल उसका प्रतिरोध जो है वही रहने वाला है। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बाकी इन तीनों पर निर्भर करेगा ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। कब 4 विद्युत चालकों का समायोजन करने पर उनका परिणामी प्रतिरोध न्यूनतम होगा? परिणामी प्रतिरोध न्यूनतम, देखो दो ही तरीके से हम संयोजन पढ़ा है हम लोगों ने। कौन सा? एक तो श्रेणी क्रम संयोजन और एक समांतर क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध होता था, श्रेणी क्रम में क्या होता था? आर इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, जितने भी प्रतिरोध हो उनको हम जोड़ देते थे। और समांतर क्रम में 1 अपान आर इक्विवेलेंट करके निकालते थे। तो 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2, ये तुल्य प्रतिरोध निकलता था, प्लस डॉट डॉट करके जो भी। अब अगर आपको न्यूनतम प्रतिरोध चाहिए, तो आप हमेशा उसको श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में जोड़ेंगे। और अगर अधिकतम चाहिए, प्रतिरोध हमें बढ़ाना है, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक प्रतिरोध 2 ओम का है और एक प्रतिरोध 3 ओम का है, जब उनको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो 2, 3, 5 ओम का बन जाएगा। लेकिन जब उनको समांतर क्रम में जोड़ेंगे, तो वो जो है 2 ओम, जो उसमें से सबसे छोटा वाला प्रतिरोध है, उससे भी कम आएगा। आप चाहे निकाल के देख लीजिए। मान लीजिए एक 2 लिया हमने और एक कितना लिया? 3 ले लिया। तो अगर दो प्रतिरोध के लिए R1 R2 2 गुणे 3 बटे R1 प्लस R2 मतलब 5 करेंगे, तो 3 दूनी 6 बटे 5, तो 1 दशमलव कुछ करके आएगा। मतलब जो ये 2 ओम प्रतिरोध था उससे भी छोटा आता है। तो न्यूनतम हमेशा किस में मिलेगा आपको? समांतर क्रम में मिलेगा, ये बात ध्यान रखना। कहीं भी अगर न्यूनतम चाहिए हो तो समांतर क्रम में जोड़ेंगे, और अधिकतम चाहिए हो तो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। ऑप्शन चेक कर लीजिए। हम्म, सेट सेट टू मुड़ गया। तो सभी को समांतर क्रम पार्श्व क्रम में जोड़ा जाए, सभी को श्रेणी क्रम में, एक को श्रेणी क्रम तथा 3 को समांतर क्रम में जोड़ा जाए।
दो को श्रेणी क्रम तथा शेष दो को समांतर क्रम में। तो न्यूनतम चाहिए, न्यूनतम का एक ही तरह है, एक ही तरीका है, सबको श्रेणी क्रम में हम जोड़ देंगे। तो सॉरी, समांतर क्रम में जोड़ देंगे। ऑप्शन इसमें से कौन सा है? सभी को समांतर क्रम, पहला ही ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है एक विद्युत धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस नियम की सहायता लेते हैं? तो कुछ नियम दिए गए हैं। नियम क्या है? एक तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम है और ओम का नियम है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए पढ़ाया गया होगा आपको, या फिर मैंने भी कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, कराया है। तो दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम हम यूज करते हैं। कौन सा? दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम, ये जो है हम यूज करते हैं। ठीक है, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए ऑप्शन कौन सा सही है? दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम, सी ऑप्शन। ये बाकी जो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम हम किस लिए यूज करते हैं? बताया था, FBI, मतलब किसी धारावाही चालक को अगर चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर बल लगता है, उस बल की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। और जब हम किसी चालक तार में या फिर किसी चालक में उत्पन्न प्रेरित वैद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। ये बात ध्यान हो गया ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। खंड बा है, खंड बा में आपको 4 क्वेश्चन मिलते हैं, जिसमें से 3 क्वेश्चन 4-4 नंबर के होते हैं, 12 ये, और जो है एक क्वेश्चन 24 वाला नंबर वाला क्वेश्चन, उसमें से ऑप्शन भी मिलता है, तो वो 6 नंबर का, तो 12, 6, 18 और 7 क्वेश्चन जो है बहुविकल्पीय, तो 25 नंबर हो जाते हैं। चलिए इन क्वेश्चन को करते हैं। एक मोटर बाइक पर पीछे से आ रहे किसी अन्य वाहन को देखने के लिए 2 मीटर वक्रता त्रिज्या का एक उत्तल दर्पण लगा है। कौन सा दर्पण है? लिखते चलते हैं साथ में। उत्तल दर्पण लगा हुआ है और त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या मतलब आर दिया गया है कितना? 2 मीटर। 2 मीटर वक्रता त्रिज्या का एक उत्तल दर्पण लगा है। बाइक के पीछे से आ रहे एक वाहन जिसकी दूरी मोटर बाइक से 4 मीटर है, तो गणना करके बताइए उसका प्रतिबिंब दर्पण में कितनी दूरी और कहां दिखेगा? किरण आरेख बनाकर भी समझाइए। जो बाइक के पीछे वाहन आ रही है, जो भी गाड़ी आ रही है, वो कितनी दूरी पर है? 4 मीटर। इसी का प्रतिबिंब कहां पर बनेगा हमसे पूछ रहा है। तो ये दूसरा वाला वाहन, ये हो जाएगा वस्तु हमारे लिए। तो वस्तु की दूरी कितनी हो जाएगी? 4 मीटर। वस्तु को दूर को हम किससे लिखते हैं? 4 मीटर को। और वस्तु की दूरी को हम माइनस में लिखते हैं। तो आर क्यों दिया है? आर से हम फोकस दूरी कैलकुलेट कर सकते हैं। एफ बराबर क्या होता है? आर बाई 2। तो 2/2 ये हो जाएगा 1 मीटर। और उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण ऐसे बनता है ना, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो ये +1 मीटर ही लेंगे। और वस्तु की दूरी चाहे उत्तल हो चाहे अवतल, वो हमेशा नेगेटिव ही लेते हैं, तो -4 मीटर हो जाएगा। अब हमसे पूछ रहा है प्रतिबिंब बताइए, तो V की दूरी हमें कैलकुलेट करना है। कहाँ बनेगा ये हम देख लेते हैं, किरण आरेख अभी बना देंगे। तो सबसे पहले V कैलकुलेट, 1/f दर्पण सूत्र यूज करेंगे। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, या फिर मैंने डायरेक्ट फार्मूला कई बार बता चुका हूँ। डायरेक्ट वाला अगर जो लोग कैलकुलेशन करने में जिनको दिक्कत होती है, वो ये यूज कर सकते हैं, v इक्वल टू यू एफ अपान यू माइनस एफ। चिन्ह के साथ रखना है सबको हमें। तो u कितना है? -4। मीटर में ही कैलकुलेट करेंगे, सारी चीजें मीटर में ही आ जाएंगी। -4 और f कितना है? +1। और अपान u कितना है? -4 माइनस f की जगह पे +1, मतलब -1 हो जाएगा। तो -4 गुणे 1 -4, और -4 -1, तो ये प्लस हो जाएगा, ओवरऑल -5 आएगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। 4/5, 4/5 का मतलब क्या हो जाएगा? सॉल्व कर लो। दशमलव लगाओगे यहाँ पे और 0 बढ़ाओगे तो 5 अट्ठे 40, 0.8 मीटर। 0.8 मीटर, या सेंटीमीटर में करना हो तो 80 सेंटीमीटर हो जाएगा। 100 से गुणा कर देंगे। मीटर में ही रखिए, क्योंकि सारी चीजें मीटर में ही दी गई हैं, तो आप आंसर भी मीटर में ही लिखिए। तो प्रतिबिंब दर्पण में कितनी दूरी पर बनेगा? 0.8 मीटर पे। और आपको पता है उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण में हमेशा दर्पण के पीछे बनता है प्रतिबिंब, और आभासी बनता है। जो कहाँ बनेगा, तो इसका जवाब हम कहाँ देंगे?
दर्पण के पीछे प्लस आया है ना, प्लस आया है मतलब देखो ये उत्तल दर्पण है तुम्हारा, ये उत्तल दर्पण हुआ। अगर प्रतिबिंब की दूरी मतलब v की वैल्यू माइनस आई होती तो इधर बनता, प्लस आया है तो इधर, इधर प्लस हो जाएगा, इधर माइनस। साइन कन्वेंशन चिन्ह तो जानते होंगे आप कैसे लेते हैं, नहीं जानते हैं तो इतना चिन्ह वाला पहले सीख के आइए, क्योंकि यहाँ पे सारी चीजें नहीं सिखाई जा सकती, हम क्वेश्चन कर रहे हैं ना। मैं उम्मीद करके चलता हूँ बेसिक जो है आपने पढ़ा होगा। अब यहाँ पे थ्योरी भी पढ़ाएंगे, क्वेश्चन भी पढ़ाएंगे, तो फिर तो वो फिर अनसॉल्व कहाँ से हो जाएगा, वो तो फिर लेक्चर हो जाएगा पूरा। कहाँ लिखेंगे, दर्पण के पीछे, ठीक है। अब किरण आरेख बनाने को कह रहा है, तो देखो अब किरण आरेख बनाने का मतलब आपको ये मोटर बाइक गाड़ी ये सब नहीं बनाना है, दर्पण गोल पूरा वो चित्र नहीं बनाना है। किरण आरेख का मतलब हम एक कोई वस्तु ले लेंगे, ऐसे दिखा देंगे, हमने माना ये गाड़ी है यहाँ पे, ये आपका वाहन हो गया जिसका प्रतिबिंब जो दर्पण के पीछे है, जो गाड़ी में दर्पण लगा हुआ है, वाहन हो गया ये। और ये कितनी दूरी पर है, 4 सेंटीमीटर पर, 4 मीटर पर, 4 मीटर पर। तो इसका जब प्रतिबिंब बनाओगे तो कहाँ से जाएगा, मान लो इसका फोकस यहाँ पे है, फोकस दूरी कितनी पे है, 1 मीटर पे है। ये थोड़ा सा पास में कर लो, क्योंकि ये 4 मीटर है तो उसी के हिसाब से लेंगे, तो ये ऐसे जाएगा जैसे फोकस से होकर आ रहा हो। और दूसरा जो वक्रता केंद्र पर आता है वो उसी एंगल पर वापस आ जाता है, तो इसको पीछे बढ़ाएंगे, यहाँ पर काटेगा, ये बन जाएगा आपका 0 पॉइंट, ये प्रतिबिंब बन जाएगा, प्रतिबिंब। और कहाँ बन रहा है, कितने पे, 0.8 यही आपको दिखाना है, ठीक है। तो किरण आरेख का मतलब ये मत समझ जाना कि पूरा बाइक बनाओगे और बाइक वो वाहन बनाओगे ये सब, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन बड़ा सा लिखा हुआ है, उसकी वर्डिंग बड़ी है, देख के घबरा नहीं है, बहुत छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है, उनको अलग करके आपको पहले ये फाइंड आउट करना है कि क्या करना है हमसे, तो क्या करना था, प्रतिबिंब दर्पण में कितनी दूरी, प्रतिबिंब दर्पण में कितनी दूरी का मतलब v ज्ञात करना है। तो v ज्ञात करने के लिए हमें दो चीजें पता होनी चाहिए, एक तो वस्तु की दूरी और एक फोकस दूरी। वस्तु की दूरी 4 मीटर दिया गया है, फोकस दूरी नहीं दिया गया था, त्रिज्या दिया गया था। त्रिज्या अगर पता है तो आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए, एफ बराबर आर बटे दो, मतलब फोकस दूरी त्रिज्या का आधा होता है। कर लेंगे इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, कह रहा है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 100 मीटर दूरी तक ही देख सकता है। गणना कीजिए कि सही दृष्टि के लिए अर्थात अनंत दूरी तक देख सकने के लिए उसे किस प्रकृति एवं किस फोकस दूरी का लेंस प्रयोग करना होगा। तो कौन सा दृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि जब किसी व्यक्ति को पास की वस्तुएं तो साफ दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती हैं, तो उसे हम कौन सा दृष्टि दोष कहते हैं, निकट दृष्टि दोष। पास की वस्तुएं दिखाई देंगी और दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देंगी, ठीक है। अब क्या कह रहा है, सही दृष्टि के लिए, सही दृष्टि क्या होती है, हम मानव नेत्र कहाँ तक देख सकते हैं, अनंत तक। अब एक्चुअल में अनंत तक आपका इसका मतलब नहीं कि आप दूसरे ग्रह तक देख लोगे, अब कुछ अनंत का मतलब होता है जो हमारे आंखों की फोकस दूरी लेंस होता है, उत्तल लेंस, उसकी फोकस दूरी की तुलना में हम काफी दूरी तक देख सकते हैं। तो जब फोकस दूरी से बहुत ज्यादा दूरी हम देख सकते हो तो उसको हम अनंत से कंपैरिजन कर लेते हैं। बाकी अनंत, सच में अनंत तो कोई नहीं देख सकता है। तो हमें कहाँ तक दिखाई देता है, 100 मीटर तक। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, जब दूर की वस्तुएं, आंख का सिद्धांत क्या है, आंख कैसे काम करती है ये पहले देख लेते हैं। एक इसमें उत्तल लेंस लगा होता है और इसके पीछे कुछ ऐसे करके, यहाँ पे जो वाला पार्ट है रेटिना, इसको क्या बोलते हैं, रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं। तो रेटिना पर अगर प्रतिबिंब बन रहा है, अगर हमारा प्रतिबिंब जो भी वस्तु हम देख रहे हैं उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बन रहा है तो वो हमें साफ साफ दिखाई देंगी। अगर रेटिना से आगे प्रतिबिंब बन गया या रेटिना से पीछे प्रतिबिंब बन गया तो वो वस्तु हमें साफ नहीं दिखाई देती है। लेकिन निकट दृष्टि दोष के केस में क्या होता है, प्रतिबिंब जो है, ये मान लो यहाँ से प्रकाश की किरणें आ रही हैं आंख पर और ये इसका प्रतिबिंब रेटिना से कहीं पर पहले ही बना देता है, ठीक है। तो यहाँ से ये कहाँ बन रहा है, रेटिना से पहले बन जा रहा है। अब रेटिना से पहले जब बन जाएगा तो वो वस्तु जो है हमें साफ नहीं दिखाई देती। लेकिन ये किसके लिए हो रहा है, जब 100 मीटर से दूर वाली वस्तु को, मान लीजिए यहां तक है, यहां तक मान लो ये 100 मीटर है, ठीक है। अगर इसके पहले वस्तु है तो उसके लिए तो प्रतिबिंब रेटिना पर बन रहा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन जब इसके बाद की वस्तु 100 मीटर के आगे की वस्तु को देखता है ये आंख, तो क्या होता है, प्रतिबिंब रेटिना के पहले बन जाता है जिससे साफ दिखाई नहीं देता। यही समस्या है, निकट दृष्टि दोष इसी को कहते हैं। अब हमें क्या चाहिए कि हम वस्तु को अनंत पे रखें, साथ ही साथ रे डायग्राम भी बनाते चलेंगे, वस्तु को अनंत पे रखें और मान लो यहाँ पे वस्तु रखी गई है। अब इसका प्रतिबिंब तो पहले बन जा रहा है, हमें रेटिना पर बनाना है, तो हम क्या करते हैं, निकट दृष्टि दोष में एक अवतल लेंस यूज किया जाता है। कभी भी ये बात दिमाग में जरूर रख लीजिए, निकट दृष्टि दोष में हम कौन सा लेंस यूज करते हैं, अवतल लेंस। और दूर दृष्टि दोष में मतलब जिसको पास का नहीं दिखाई दे उसके लिए उत्तल लेंस, उसमें रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनता है। तो अब अगर हम यहीं पर रास्ते में इसके क्या करेंगे, एक अवतल लेंस यूज कर लेंगे, अवतल लेंस प्रयोग कर लेंगे। जो इसमें पूछा है देख सकने के लिए उसे किस प्रकृति का मतलब क्या है, अवतल लेंस यूज करें या उत्तल लेंस। तो कौन सा लेंस, अवतल लेंस। अब अवतल लेंस करेगा क्या, जो भी यहाँ से किरणें आएंगी, जो भी यहाँ से वस्तु से अनंत से, कहाँ से, अनंत से, वस्तु की दूरी कहाँ पर है, अनंत, ठीक है। तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा ना, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनना चाहिए, 100 मीटर के अंदर कहीं भी बन जाएगा, क्योंकि 100 मीटर तक तो ये देख ही सकता है ना। न्यूनतम हम मान के चलते हैं अगर 100 मीटर पर प्रतिबिंब बन जाए, 100 मीटर पर, तो क्या होगा, वो क्लियर देख पाएगा उत्तल लेंस। तो इसके रास्ते में हम क्या करते हैं, जैसे हम लोग स्पेक्टिकल चश्मा पहनते हैं, तो ये जो मेरा चश्मा है वो कौन सा है, अवतल लेंस ही है। मुझे भी यही निकट दृष्टि दोष की प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे क्या होगा, अवतल लेंस यूज कर लेने से क्या होगा कि उसका प्रतिबिंब जो है 100 मीटर पर हम मान के चलेंगे कि प्रतिबिंब जो हमारा यू कहाँ पे है, हमें कहाँ की वस्तु को देखना है, अनंत की, पास की तो दिखाई दे रहा है। और प्रतिबिंब अगर 100 मीटर तक देख सकता है, 100 मीटर पर बन जाए v बराबर 100 मीटर, तो फिर क्या होगा, हमें क्लियर दिखाई देने लगेगा, ठीक है। आह, चलिए, तो यहाँ से जो किरण आरेख होता है वो थोड़ा सा ये किरणों को क्या कर देता है, इसको अपसारी होता है ना, थोड़ा सा डाइवर्ज कर देता है, फैला देता है। अब यहाँ से जब जाती हैं किरणें, यहाँ से तो ये जाके रेटिना पर ही मिलती हैं और यहाँ पर प्रतिबिंब बन जाता है और रेटिना पर बनने से हमें क्लियर दिखाई देने लगता है। तो ये आपका किरण आरेख बनेगा, ठीक है। एक्चुअल में होता क्या है, पूरा प्रोसेस में समझा रहा हूँ। इसका प्रतिबिंब पहले 100 मीटर पर बनेगा, 100 मीटर से ये थोड़ा सा क्या होगा, यहाँ से देखो थोड़ा सा वाइड हो जाएगा, मतलब जो यहाँ पे पास में आ रहा था ये तुरंत मोड़ दे रहा था, अब इससे थोड़ा सा चौड़े पे आएगा, फिर थोड़ी दूर पर जाएगा, तो ये उसको मोड़ने में और ज्यादा टाइम लगाएगा, तो यहाँ पे जाके रेटिना पे मिलेगा। अब मैं कैलकुलेशन कर दे रहा हूँ, किस प्रकृति तो हमने बता दिया, अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे और किस फोकस दूरी का लेंस प्रयोग करेंगे। किरण आरेख भी बनाना था, हमने किरण आरेख बनाकर समझा दिया, ये बना देना है आपको। अब कैलकुलेशन के लिए v, देखो अवतल दर्पण अवतल लेंस में क्या होता है, जब प्रतिबिंब बनाते हैं तो आपको याद होगा इधर ही बनता है, आभासी बनता है, और वस्तु की साइड में बनता है तो उसको निगेटिव ले लेते हैं। अब फोकस दूरी ज्ञात कर लीजिए, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ध्यान देना ये लेंस की बात कर रहे हैं, तो लेंस में 1/v माइनस 1/u होता है और दर्पण में प्लस होता है। तो f की वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो 1/v प्रतिबिंब कहाँ बनना चाहिए, -100, और 1 माइनस यू, यू कहाँ पे है, अनंत पे, तो 1/इंफिनिटी मतलब अनंत, ये हो जाता है, ये पार्ट जीरो हो जाता है, क्या बचता है 1/f बराबर, दिख रहा है यहाँ तक, 1/f बराबर 1/-100। इस दोनों को रिवर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो f बराबर हो जाएगा -100 सेंटीमीटर। माइनस क्या बता रहा है हमें, माइनस बताता है हमें कि ये अवतल लेंस है, अवतल लेंस और अवतल दर्पण दोनों की फोकस दूरी माइनस में होती है, और कितनी फोकस दूरी, 100 सेंटीमीटर की। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। किरण आरेख बना दीजिए, कौन सा लेंस, प्रकृति बता दिया अवतल लेंस, और फोकस दूरी 100 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, ओम का नियम क्या है, इसकी व्याख्या संबंधित विद्युत परिपथ बनाकर कीजिए। यह भी बताइए कि एक विद्युत चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो ओम का नियम सबने पढ़ रखा होगा, स्टेटमेंट अगर लिखना है तो मैं बोल दे रहा हूं, ओम का नियम, स्टेटमेंट मैं लिखूंगा नहीं यहाँ पे, बोल दे रहा हूँ, पहले समझा दे रहा हूँ ओम का नियम क्या होता है, फिर उसको जो है, अगर मान लीजिए कोई चालक तार है हमारे पास, कोई चालक तार है, इसके सिरों पर हमें एक बैटरी जोड़ें, बैटरी जोड़ने का मतलब इसको बोलते हैं फिजिक्स की लैंग्वेज में विभवांतर आरोपित करना, विभवांतर लगाना, वी वोल्ट की हमने
सेल बोल दो या फिर बैटरी। तो इसमें जो उत्पन्न धारा हुई, देखो किसी तार में जब बैटरी जोड़ेंगे तो उसमें धारा उत्पन्न होगी, इसमें धारा कुछ धारा, मान लो आई धारा प्रवाहित हो रही है, तो ये जो धारा प्रवाहित हो रही है वो विभवांतर के समानुपाती होता है। तो इसको कैसे लिखेंगे, पहले तो एक कंडीशन लगाते हैं कि समान भौतिक परिस्थितियों में, समान भौतिक परिस्थितियों का मतलब तापमान, तापमान, दाब और क्या बोलते हैं उसको, आर्द्रता एक शब्द होता है, या फिर नमी लिख सकते हो, नमी, भौतिक परिस्थितियां, क्योंकि नमी वगैरह अगर रूम का टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो भी प्रतिरोध बदल जाता है, तो धारा बदल जाती है, और दाब चेंज होता है तो भी प्रतिरोध बदल जाता है, नमी चेंज होती है, आर्द्रता, तो इन सबका थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ता है, तो इसके लिए इनको अगर ये चीज ना बदले तो इन्हीं को हम बोलते हैं समान भौतिक, समान भौतिक परिस्थितियां, परिस्थितियां। अब इसको लिखेंगे कैसे, स्टेटमेंट ओम के नियम का। मैं एक बार बोल दे रहा हूँ, आप चाहे तो वीडियो को थोड़ा स्लो करके या फिर रिवर्स करके इसको लिखना जरूर। इस समान भौतिक परिस्थितियों में यदि किसी चालक तार के सिरों पर विभवांतर आरोपित किया जाए तो उसमें उत्पन्न धारा आरोपित किए गए विभवांतर के समानुपाती होता है, यही ओम का नियम है। फिर से एक बार बोल दो, यदि किसी चालक तार के सिरों पर विभवांतर आरोपित किया जाए तो तार में उत्पन्न धारा आरोपित किए गए विभवांतर के समानुपाती होता है, बस। और लेकिन ये चीज लगाना मत भूलना, समान भौतिक परिस्थितियों में, समान भौतिक परिस्थितियां ब्रैकेट में तापमान, दाब, नमी, ये बिल्कुल अच्छे से लिख दोगे तो इसमें एक नंबर कटेगा नहीं आपका। अब इसके आगे अगर हम सॉल्व करते हैं तो जब समानुपाती का चिन्ह हटाकर हम बराबर लगाते हैं तो एक नियतांक आता है जिसे हम v बराबर आर, जिस नियतांक को आर से लिखते हैं, और आर क्या है यहाँ पे, प्रतिरोध है। आपको फार्मूला भी याद होगा, v बराबर आई आर, इस तरीके से आर आई बोल दो, आई आर, इस तरीके से हम याद रखते हैं, ठीक है, यही ओम का नियम हो जाएगा। अब आगे क्या कह रहा है, ठीक है, तो एक आप डेफिनेशन लिखेंगे, और जो विद्युत परिपथ बनाने को कह रहा है तो यही विद्युत परिपथ यही है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं बना। अगर किसी को और बताना है तो इस तार का प्रतिरोध बना सकता है, जिसे हम आर बोल सकते हैं। अब जो है इसमें धारा भी दिखा देना। परिपथ बनाने का मतलब एक थोड़ा सा स्विच वगैरह लगा देते हैं जिसे हम कुंजी कहते हैं, जब कुंजी बंद करते हैं तो धारा प्रवाहित होती है, बस। अब यह भी बताइए कि एक विद्युत चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे, यहाँ पे कर दे रहा हूं मैं। आर जो होता है, आर बराबर रो एल बाई ए, ये प्रतिरोध का फार्मूला आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो याद कर लीजिए। रो क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध, रो को बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध या फिर प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, तो इन्हीं तीनों पर निर्भर करता है। ये विशिष्ट प्रतिरोध है, पदार्थ पर निर्भर करता है, इसको मैं लिख दे रहा हूं, पदार्थ पर निर्भर करता है ये, मतलब अगर पदार्थ सेम है तो विशिष्ट प्रतिरोध नहीं बदलता है, पदार्थ पर निर्भर करता है। तो ओवरऑल इस पर निर्भर करेगा, एक तो लंबाई पर और क्षेत्रफल पर। क्षेत्रफल मतलब अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, ये वाला, जैसे ये तार है मार्कर मान लो, तो ये वाला क्षेत्रफल। तो ऊपर एल है तो इसको मतलब हम बोलते हैं आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एल के, ठीक है। इसका मतलब क्या निकलेगा कि अगर हम लंबाई को बढ़ाएंगे, लंबाई को अगर एल को बढ़ाएंगे तो क्या होता है, प्रतिरोध बढ़ता है, जितना लंबा तार लेंगे उतना ज्यादा प्रतिरोध होगा। प्रतिरोध बढ़ने से क्या होता है, प्रतिरोध का मतलब क्या होता है, धारा का विरोध करता है प्रतिरोध। देखा होगा आपने, अगर जैसे कोई बैटरी है, बैटरी से अगर हम बैटरी के पास एक बल्ब जलाएं तो जो उसकी इंटेंसिटी होगी, जो उसकी तीव्रता होगी, अगर हम 100 मीटर तार लेकर जाएं बैटरी से फिर बल्ब जलाएं तो वो थोड़ा सा स्लो डिम जलेगा। क्यों, क्योंकि प्रतिरोध बढ़ जाता है तार का, और प्रतिरोध बढ़ता है तो धारा का विरोध करता है, धारा कम पहुंच पाती है बल्ब तक, और इसलिए वो बल्ब जो है थोड़ा सा डिम हो जाता है। तो इसको लिखेंगे, एक तो कि लंबाई बढ़ाने पर किस किस पर निर्भर कर रहा है, तो लंबाई पर, क्षेत्रफल पर, लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, और उसके बाद यहाँ पे एरिया जो क्षेत्रफल है वो नीचे है, तो अगर इसको हम बढ़ाएंगे तो ये वैल्यू घटेगी, व्युत क्रमानुपाती बोलते हैं इसके, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a। मतलब क्या हुआ, अगर क्षेत्रफल बढ़ाया जाएगा तो प्रतिरोध कम होगा। क्षेत्रफल बढ़ाने का मतलब क्या हुआ कि जितना मोटा हम तार लेंगे
उसका प्रतिरोध उतना कम होता है। इसीलिए मोटे तार महंगे आते हैं और जो है जितना मोटा तार लगाया जाता है उतना ज़्यादा अच्छा होता है। हमारे घरों में देखा होगा जितनी ज़्यादा हमें धारा की ज़रूरत, जितने बड़े इंस्ट्रूमेंट हो गए, टीवी हो गया, कूलर हो गया, फ्रिज हो गया, उनके लिए मोटे तार का यूज़ किया जाता है। अगर तुम्हें एक नॉर्मल एलईडी जलानी है तो पतला सा भी तार लेकर काम चला देते हैं। लेकिन वहीं एसी चलाना है, हीटर चलाना है तो उसके लिए मोटे तार, अगर पतला तार लगा दोगे तो उसमें धारा, क्योंकि ज़्यादा धारा की ज़रूरत होती है और वो उस लोड को कंट्रोल नहीं कर पाता, शॉर्ट सर्किट वगैरह हो जाती है। तो एक तो ये सिंबल बनाएंगे आप और इसको लिखना भी है शब्दों में। क्या लिखेंगे जब ये बनाएंगे, इसके आगे क्या लिखेंगे कि लंबाई बढ़ाने पर किसी चालक तार का प्रतिरोध बढ़ता है। इसमें अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ाने पर किसी तार का प्रतिरोध घटता है। तो इसी प्रकार निर्भर करता है। आप इसको नोट कर लीजिए। पहले स्टेटमेंट लिखेंगे, सर्किट बना देंगे, वैद्युत परिपथ, और उसके बाद प्रतिरोध पर किस प्रकार निर्भर करता है वो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है, फिर से वही है, विद्युत मोटर और धारा जनरेटर, जो कि पहले सेट में था, इस बार सिलेबस में नहीं है। अब सिलेबस में नहीं है तो ये इनको कराने का कोई मतलब नहीं है। किसी बच्चे ने कमेंट भी किया था कि सर वो वाले क्वेश्चन भी करा दीजिए जो सिलेबस में नहीं है। तो मैं अभी आपको ये सलाह देता हूँ कि ये क्वेश्चन करने का कोई मतलब नहीं है। आपके एग्जाम नजदीक है तो जो सिलेबस में है ही नहीं, जिसका 0% चांस है आने का, वो क्वेश्चन हमें करने का क्या मतलब है। अगर आपको पढ़ने का, अपनी नॉलेज बढ़ाने का इतना ही शौक है, आप 12th में साइंस साइड से पढ़िएगा, फिजिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये सारे जो आपको सिलेबस में नहीं है वो बहुत डिटेल में मिलेंगे और उनकी वर्किंग, किस प्रिंसिपल पर काम करते हैं, सब कुछ मिलेगा वहाँ पे। ठीक है, तो अपनी क्यूरियोसिटी है, आप अगर आपके अंदर जानने की इच्छा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एग्जाम को देखते हुए मेरे हिसाब से कोई मतलब नहीं है इन क्वेश्चन को यहाँ पे करने का जो सिलेबस से बाहर के हैं। तो जो सिलेबस में है वही करिए। स्टार लगा होगा आपने, आपके पास अगर अनसॉल्व पेपर है तो उसमें स्टार लगा है, तो वो सिलेबस में नहीं। ठीक है, बाकी 2024 और 2025 में जितने हैं सब सिलेबस में है, उसमें कोई चेंज नहीं है। 2023 के बाद ही सिलेबस चेंज हुआ था, इसलिए इस बात का ध्यान रखा जाए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अब नेक्स्ट सेट में।